नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित शर्मा। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ती ठंड के बीच सियासी माहौल गर्म हो रहा है। हालांकि ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि चुनाव की बेला बहुत नजदीक जो है। साल 2021 के खत्म होते ही चुनावी साल की शुरुआत हो जाएगी। सत्ता का संग्राम साल की शुरुआत में ही है, लिहाजा पार्टियां जीत हासिल करने के लिए कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। एक और अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर सपा की यात्रा को तमाम विधानसभा क्षेत्रों में लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी प्रदेश भर में प्रतिज्ञा रैली के जरिए कांग्रेस को कामयाबी दिलाने की कोशिश में जुटी हैं। उधर बसपा भी अपनी रणनीति के मुताबिक ही आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी भी अब जन विश्वास यात्रा कर रही है। हाल ही में शुरू हुई ये यात्रा आज सोनभद्र पहुंची और सीएम योगी ने विकास की सौगात देने के साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथों भी लिया। लेकिन यहां एक सवाल यह उठ रहा है कि जब योगी सरकार चौतरफा विकास करने और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का दावा कर रही है, तो फिर उसको जन विश्वास यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों केंद्रीय नेताओं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं को यूपी में आकर प्रचार करना पड़ रहा है? क्या यह जन विश्वास यात्रा सपा कांग्रेस की यात्रा और रैली को फ्लॉप करने के मकसद से शुरू की गई है या फिर असल कारण कुछ और है? सत्ता का संग्राम में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे विश्वास से बनेगी बात में उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल जो है अभी भले ही बजा ना हो, लेकिन सभी सियासी दल चुनावी दंगल जीतने के लिए अपनी अपनी सेनाएं तैनात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 6 स्थानों से जन विश्वास यात्राओं का शुभारंभ किया है। वहीं बसपा मुखिया लगातार विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस की प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए चुनावी जंग जीतने की जुगत में लगी हैं। बहरहाल कामयाबी किसे मिलेगी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का असल मकसद क्या है? इसे लेकर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो 3 तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें पहली है अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा, दूसरी है प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली और तीसरी है बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जो हाल ही में शुरू हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीते दिनों ही जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इनमें से नड्डा ने अंबेडकर नगर से, योगी ने मथुरा से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी से, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर से, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गाजीपुर से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिया से पार्टी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी की ये यात्राएं उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी। इनका मकसद बीजेपी सरकार के महत्वपूर्ण कामों और अगले 5 साल में प्रदेश को विकास के सभी क्षेत्रों में अव्वल बनाने से जुड़ी भावी कार्य योजनाओं से जनता को रूबरू कराना है। तो एक और बीजेपी जन विश्वास यात्रा के मेगा कैंपेन से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। वह अब तक पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध में पहला चक्र पूरा कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए अपनी बात जनता के बीच रख रही हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जो नेता जहां भी जा रहा है और रैली के साथ ही आम सभा और जनसभा की जा रही है, उसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में कहना मुश्किल हो रहा है कि वाकई जनता किस पर विश्वास कर रही है। बहरहाल सियासी दलों की कड़ी कवायद के बाद अब ये देखना अहम होगा कि चुनावी संग्राम में मतदाता सत्ता की चाबी किसे सौंपते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। सत्ता का संग्राम में आज के मुद्दे विश्वास से बनेगी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमार जी हैं। अमृता जी, आपका बहुत स्वागत है। सपा नेता मनोज यादव जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी हैं। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी। चूंकि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू हुई है और आज 4 दिन हो गए हैं उस विश्वास यात्रा के,
अमृता जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा और पहला सवाल आप ही से है। जिस तरह से योगी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो प्रदेश का चौतरफा विकास कर रही है, जनता की जो उम्मीदें थी वो उस पर पूरी तरह से खरा उतरी है, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के है कि फिर ये जन विश्वास यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगाने की यूपी में आपको जरूरत पड़ी, बीजेपी को जरूरत पड़ी? अमृता जी। जी नमस्कार जी। आपका प्रश्न है कि इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? जी। बीजेपी के आपने हमेशा देखा होगा, जब भी चुनाव होते हैं, 2017 में भी हुए, यात्रा तो हम लोग हर बार ही करते हैं, और हमारी यात्रा करने का आप ये मान के चलिए कि ये लोग जो और सब कर रहे हैं वो तो यात्रा में ये बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठे वादे जो भी चल रहे हैं इन लोगों के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो जन विश्वास यात्रा है, हम लोग जनता में जा रहे हैं, जनता के विश्वास हम पे हम कितने खरे उतरे हैं वो देखना, और ये जिस तरह से हमारी जन विश्वास यात्रा धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही है, जो जन सैलाब हमें दिख रहा है वो ये गवाही दे रहा है कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में 5 साल से निरंतर जो विकास के कार्य किए हैं उन योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को मिला है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में वापस लौट रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अपने काम हमने जो 5 साल में करके दिखाए, निरंतर जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उसके बारे में बात उनसे चर्चा कर रहे हैं। और कहाँ कौन सा पायदान, अभी हम जो आखिरी पायदान की बात करते हैं कि हम आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी हम लोग उसका जो भी उसकी परेशानी है उसको दूर करने की बात करते हैं, तो आज हम ये देखने के लिए लोगों के बीच में है अमृता जी, ऐसा कौन सा पायदान है जो छूट गया है, उसको भी हाथ मिला के उसको भी आगे बढ़ाना है। यही हमारी इस यात्रा का मोटिव है। जी ठीक है, आपने ये बात कही। जिस तरह से आपने ये भी कहा कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह से जो भीड़ आपकी जो यात्रा है या इससे पहले जो भी सभा रैलियां हुई, पीएम मोदी जी का भी दौरा हुआ, उसमें जिस तरह की भीड़ देखी गई, अगर भीड़ की ही बात आप कर रही हैं तो जहां तक मैं देख रहा हूं, जो फुटेज आते हैं लगातार, अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा जहां जहां जा रही है वहां वहां विशाल भीड़ देखने को मिल रही है। जहां तक नजर जाती है वहां भीड़ देखी जा रही है। प्रियंका गांधी जी की रैली की बात कर लीजिए, उसमें भी भीड़ उमड़ रही है। अगर भीड़ सभी की में उमड़ रही है तो, और यही अगर आपको लग रहा है कि ये जीत का आधार है, तो मुझे तो लग रहा है फिर ऐसे तीनों ही दल जीत रहे हैं। नहीं, इसमें फर्क है। उनके पास जो भीड़ आ रही है वो तो वही जाने वो किस तरह की आ रही है, लेकिन हमारे पास जो भीड़ आ रही है वो लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिला है, वो अपनी खुशी से अपने आप आ रहे हैं। और जिसको एक बार लाभ मिलता है ना, तो उससे आगे के लिए भी आशा होती है कि हाँ, इसने 5 साल में हमारे लिए ये लाभ हमें मिले। क्योंकि जो पहले की सरकार जो थी वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सबको जातियों के नाम पे वोट लेना और जातियों में बांट के सबकी वोट लेके एक बार सरकार बना के फिर अपना 5 साल के लिए आराम करना। और ये तो अभी भी हुआ है। अभी भी हमारी सरकार के टाइम में विपक्ष कहाँ था? 4.5 साल तक सब लोग अपने अपने घरों में आइसोलेशन में थे। अब 6 महीने से ये लोग निकले हैं, तो जनता सब कुछ देख रही है। लाभार्थी हमारे पास आ रहा है, खुद बता रहे हैं कि हमें ये लाभ मिले हैं और हमें आपके ऊपर विश्वास है। एक विश्वास हमने कायम किया है जनता के बीच में। उस विश्वास के ऊपर हम ये लोग कह सकते हैं कि जो ये लाभार्थी आ रहे हैं, ये इन्हीं के बल पे हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, कुछ और भी अहम सवाल है जिसको मैं आपसे करूंगा कुछ देर में, लेकिन शुरुआत में पहले मनोज यादव जी आपके पास आ जाता हूं, आपका भी रिएक्शन ले लेता हूं। जिस तरह से जो बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, अखिलेश जी पहले से ही विजय रथ पर सवार हैं, तमाम क्षेत्रों में उनका रथ पहुंच चुका है, और जिस तरह से जो भीड़ जनसैलाब देख रहे हैं हम, वो वाकई बता रहा है उनकी जो पॉपुलैरिटी है जनता के बीच में, वो बता रहा है। अभी हालांकि अमृता जी कह रही हैं भीड़ कहां से आ रही है उनको नहीं पता,
तो जाहिर सी बात है, उनका कहने का यही मतलब है, ये सपा की या तो पैसे देकर के बुलाई गई भीड़ है, या फिर सपा के कार्यकर्ता वगैरह हैं वही उसमें जुट रहे हैं। खैर, ये आप अच्छे तरीके से बताएंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपकी जो विजय रथ यात्रा चल रही है या प्रियंका जी प्रतिज्ञा रैली कर रही है, क्या उसी की देखा देखी ये बीजेपी जनविश्वास यात्रा कर रही है, या उस दोनों को कमजोर करने के लिए कर रही है, या इस रैली का बीजेपी की जनविश्वास जो यात्रा है उसका असल मकसद कुछ और है? मनोज जी। देखिए शोभित जी, मकसद बीजेपी का कुछ भी हो सकता है, ये बीजेपी बेहतर समझा पाएगी, बता पाएगी, लेकिन बौखलाहट है बीजेपी के। बौखलाहट इस कदर है कि इस डिबेट में बैठ के हमारी बीजेपी की प्रवक्ता महोदया कहती हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या विपक्ष वाले मंगल ग्रह पे थोड़ी नहीं वोट मांगने जा रहे, वो भी तो जनता के बीच में जा रहे हैं, और वो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जा रहे हैं। सरकारी बस की भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही विपक्ष को, ना सरकारी अमले की व्यवस्था करनी पड़ रही है। हमारी रैली स्वतः स्फूर्त होके जनता आती है, राष्ट्रीय ध्वज को सुनती है, और कोई हम जनता पे भी बर्डन नहीं डाल रहे हैं कि हमारी रैली इलाहाबाद में और हम जनता देवरिया से लेके और बलिया और गाजीपुर और बनारस सब भीड़ लेके वहां से आए, ऐसा भी हम कोई बाध्यता नहीं है। जिस राह से राष्ट्रीय ध्वज निकलते हैं उस राह पे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवानों में ज्यादा जोश उत्साह है कि वो रथ के साथ साथ 20-20, 30-30, 40 किलोमीटर, मेरे पास फोन आते हैं कि मनोज जी आज मैं लगभग हमारी टीम 25 किलोमीटर पैदल राष्ट्रीय ध्वज के साथ चली। तो ऐसे भी लोग हैं रथ यात्रा में पैदल 25 किलोमीटर चलते हैं उनके साथ। तो जो इस तरह की चीजें हैं वो जनता के बीच में समाजवादी पार्टी आ रही है, लेकिन जिसपे डबल इंजन की सरकार है, जिसपे बुलेट ट्रेन की स्पीड वाली बात थी, उन सबकी रथ यात्रा का कुछ विजुअल नहीं दिखता। पता नहीं कौन से नेता झंडी दिखा रहे हैं और कौन से नेता जा रहे हैं कि वो कुछ देखने को मिले, भीड़ देखने को मिले। मुझे लग रहा था योगी आदित्यनाथ जी को रथ निकालना चाहिए, और उसका अगर कंपैरिजन होता शोभित जी कि ये मौजूदा मुख्यमंत्री, ये पूर्व मुख्यमंत्री, ये इनकी रथ यात्रा, ये इनकी रथ यात्रा, तो एक बेहतर मैसेज है। एक हिंदू युवा सम्राट और एक समाजवादी नेता जो भारत के बेहतरीन नेताओं में से एक, तो वो उसका कंपैरिजन करती बीजेपी तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन खैर, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपके काम में दम है तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ भीड़ भी आएगी। लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो पत्र वायरल हो रहे हैं शोभित जी, कि डॉक्टर्स को भी बुलाया जा रहा है, अध्यापक को भी बुलाया जा रहा है, जो आपके तमाम सारे शिक्षा मित्र उनको भी बुलाया जा रहा है, और वो हर सेगमेंट जो सरकारी है उसको ला के रैली में बैठा दिया जाता है। कल का एक वीडियो अगर देखेंगे, एक बड़े पत्रकार अजीत अंजुम जी हैं, उन्होंने जाके मोदी जी की रैली के बाद कई बसों में जाके महिलाओं से बात की, तो कई बसों की महिलाओं ने ये कहा कि वहां गए, हमको बुलाया गया, किसी तरह कहा गया प्रधान के द्वारा, लेकिन हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को, हमारा कोई काम नहीं किया, हमें मनरेगा की 8-8 महीने से मजदूरी नहीं मिली, हमारे बच्चे परेशान हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, उनके लिए नौकरी नहीं। तो आप सोचो उस पार्टी का क्या असर सरकार का होने जा रहा है, जिसमें आए हुए लोग ही बुराई करते हैं। झंडा लगा के आए हैं, टोपी लगा के आपकी बैठे हैं, आपका गमछा डाल के बैठे हैं, भगवा कलर वाला, बीजेपी वाला, कमल के फूल वाला, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं वोट नहीं देंगे क्योंकि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को शोभित जी कुछ बताने की जरूरत है। हाँ, विपक्ष अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में, उत्तर प्रदेश की महंगाई, उत्तर प्रदेश की बदहाली, उत्तर प्रदेश की बेकारी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का मिसमैनेजमेंट, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं पे एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूँ, ये मेरे आंकड़े नहीं है, जो सबसे ज्यादा अब तक मामले बढ़ गए उत्तर प्रदेश में, और कस्टोडियल डेथ के मामले हों, चाहे मानवाधिकार के जो लगातार नोटिसेस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी इतनी नोटिसेस नहीं आई। गलत किया होगा सरकार ने, तभी तो मानवाधिकार इस तरह की बात कर रहा है। और अगर दूसरी बात करें कि जो हमारा पिछड़ा आयोग है, जो मोदी जी ने जिसको संवैधानिक दर्जा दिया, उसके अगर कोई पत्र आते हैं यहाँ की आरक्षण आपका लूट लिया गया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का आरक्षण पे सेंधमारी कर दी गई, आरएसएस के लोगों को नौकरियां दे दी गई, तो वो बात भी पूछ लिया सेंट्रल आयोग ने, और उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक नहीं दे पाई। इसलिए समाजवादी पार्टी उन मुद्दों के साथ, महंगाई है, बेरोजगारी, सारी चीजों के साथ जनता के बीच में जा रही, जनता हमको सुन रही है, और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि एक बात अटल सत्य है, हो सकता है दिल्ली में आपके सामने जो विपक्ष है वो मजबूर हो, लेकिन लखनऊ में बैठा विपक्ष मजबूत विपक्ष है, आपको मुंहतोड़ जवाब। जी ठीक है, मनोज जी आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हैं, प्रदीप सिंह जी से भी एक शुरुआती रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप जी, एक तरफ योगी जी की
यात्रा है, एक तरफ अखिलेश जी की यात्रा है और आपकी प्रियंका गांधी जी भी प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं। योगी जी की, अखिलेश जी की यात्रा के मुकाबले जो प्रियंका जी की जो प्रतिज्ञा रैली है वो कितनी पावरफुल है? क्या दोनों पे भारी पड़ सकती है? इतनी पावरफुल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल 5 साल सरकार चलाने के बाद जन विश्वास यात्रा निकालनी पड़ रही है। वो विश्वास किस बात का दिलाने जा रहे हैं? इस बात का विश्वास दिलाने जा रहे हैं कि अब टेनी महाराज गिरफ्तार होंगे। ये विश्वास करिए, टेनी महाराज किसानों उनके कहने पर जो उनके गुंडे पुत्र ने और साथियों ने किसानों के सीने पर गाड़ियां चढ़ाई हैं, वो टेनी महाराज जल्द गिरफ्तार होंगे। लेकिन जनता विश्वास नहीं मान रही है और जान रही है कि ऐसे अपराधी मंत्रियों को सरकार संरक्षण देती नजर आ रही है। ये कहने जा रहे हैं कि अब महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी, हमला बाद में कर लीजिएगा, पहले थोड़ा सा महाराज किसी कुलदीप प्रियंका जी की प्रतिज्ञा जो है, जो रैली, वो कितनी पावरफुल है इसके बारे में बता दीजिए ना। वार करने से पहले जो प्रियंका जी की प्रतिज्ञा है वो कितनी पावरफुल है? रैली की जब आप बात करते हैं, आपने बनारस की रैली देखी होगी, आपने योगी के गढ़ गोरखपुर की रैली देखी होगी, आपने चित्रकूट की रैली देखी होगी। और निश्चित तौर पर हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इस अहंकारी सरकार के सामने कोई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका किसी राजनीतिक दल ने निभाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारी नेता प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी लल्लू ने, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो टिकटों में राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, राजनीति में 40% रिजर्वेशन की बात करते हैं, और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री को रिएक्शन में महिलाओं की एक सभा करनी पड़ती है, जहां पर भी जो बैनर लगता है वहां किसी महिला को स्थान नहीं मिलता है। एक तरफ योगी जी होते हैं, एक तरफ मोदी जी होते हैं। तो ये बात तय करनी होगी, और आज कम से कम लड़की हो लड़ सकती हो इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी सामने आ रही है। तो आज मजबूर होना पड़ रहा, सरकार को मजबूर होना पड़ रहा, और ऐसे दल को जिसके पास न आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रहा, न उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष महिला रही, न आज तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री दे पाए, न सीएलपी दे पाए, ऐसे राजनीतिक दल को भी महिला देश की मातृशक्ति आदि आबादी पर बात करनी पड़ रही है। ये हमारी ताकत है, ये श्रीमती प्रियंका गांधी का संघर्ष है, ये कांग्रेस पार्टी का संघर्ष है। जब हम छात्राओं को स्मार्टफोन देने की बात करते हैं, स्कूटी देने की बात करते हैं, सालाना मुफ्त 3 गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने की बात करते हैं, जब सरकारी पदों में प्रावधानों के आधार पर 40% रिजर्वेशन की बात करते हैं, 1000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा विधवा पेंशन की बात करते हैं, आप ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप बातें कर रहे हैं, वो कर रही है। आपके यहाँ भीड़ बुलाई जा रही है प्रियंका जी की रैली में, और इनके यहाँ जो लाभार्थी है वो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, आभार सरकार का प्रकट करने के लिए शामिल हो रहे हैं। इस बात से कितना सहमत है आप? इसका प्रमाण पत्र तो आप जैसे सम्रांत चैनलों ने दिया है कि इन रैलियों पे कैसे डीएम के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, कैसे अधिकारियों के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, ये बात स्पष्ट है। और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज किसी भी मोड़ पर, किसी भी मुद्दे पर आज अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रही। आज काले धन पर प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश है, काले धन पर बात नहीं हो रही, आज 15 लाख पर बात नहीं हो रही, आज बुलेट ट्रेन पे बात नहीं हो रही, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। तो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसका जवाब उनके पास नहीं है। इसका जवाब आज निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से दलितों के अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, ये एनसीआर आंकड़े हैं, और ये बता रहे हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में आज की 20 से ज्यादा साधुओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रही है। तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि इन्हें जो विश्वास यात्रा, ये बताने की यात्रा है कि अब किसी साधु की हत्या हमारे कार्यकाल में नहीं होगी। अब कम से कम 93 से ज्यादा पत्रकारों पर आपराधिक हमले होते हैं, तो कम से कम ये विश्वास दिलाने की कोशिश योगी और मोदी जी द्वारा हो रहा है कि भले ही 114 विधायकों के साथ हम सदन में बैठते हो, भले ही अपने 10 आपराधिक मुकदमे और गैंगस्टर सहित वापस लेने की सिफारिश करते हो, योगी जी कहना चाहते हैं, इसके बावजूद भी अब उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार जो होगी उसमें कानून व्यवस्था ठीक होगी।
अब दोबारा कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ पाएंगे। अब कम से कम ऑक्सीजन घोटाला नहीं होगा, टेस्टिंग किट घोटाला नहीं होगा, चलते हुए मजदूरों के साथ अत्याचार नहीं होगा, और कोई भी राजनीतिक दल इनकी मदद करने आएगा तो उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। ये सारी बातें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो नाकामयाब है। ठीक है, एक बहुत ही अहम सवाल है प्रदीप जी, वो आपसे करूंगा, लेकिन उसके पहले आपने कई सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब अमृता जी को अगर उनके पास है तो वो निश्चित तौर पे देंगी। लेकिन उसके पहले एक वाकई में ये बड़ा सवाल है अमृता जी, जिस तरह से आपका जो 4.5 साल का शासन रहा है और आप ये लगातार कहते रहे हैं कि जनता का विश्वास आपने जीता है, और जनता के चेहरे पे जो मुस्कान है वो ये बताती है कि वो बीजेपी शासन से कितना संतुष्ट हैं। सपा सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही या बसपा की सरकार रही, वो कितनी परेशान थी उसमें जनता। तो आप ये जिस तरह से दावे तमाम करते हैं, उसके बावजूद अगर जन विश्वास यात्रा आपको निकालनी पड़ रही है, आप जैसे कि मनोज जी ने भी कहा कि योगी जी करते या पूर्व मुख्यमंत्री करते या प्रदेश के और नेता करते, आप बाहर से केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से, यहाँ से मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रचार करने पहुंच रहे हैं, तो ये कितना सही है? क्या मतलब बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट नहीं है? कहीं कोई संदेह है, मन में शंका इस बात की है कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोर है, हो सकता है इस चुनाव में कुछ तस्वीर बदल सकती है, इस तरह की आशंका है, इसकी वजह से ये जन विश्वास यात्रा आपको निकालनी पड़ रही है? अमृता जी। देखिए, जन यात्रा के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले निकालती ही है। उसमें कोई ऐसा कुछ हमने कोई नया काम नहीं किया है। इसे देख के किसी को ये प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि भाई ये बौखलाहट है और ये है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सपा के भाई अभी कह रहे थे कि भाई भीड़ बहुत आ रही है, भीड़ तो जब दो लड़कों की जोड़ी बनी थी तब भी बहुत भीड़ आई थी। क्या हुआ था? भीड़ तो जब बुआ और भतीजे की जोड़ी बनी थी तब भी बहुत आई थी, तब क्या हुआ था? तो इस भीड़ से ये नहीं साबित कर सकते कि भाई इन्हीं की जीत हो रही है या इनके लिए भीड़ आ रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये अपने शासनकाल को भूल गए। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? ये हमारे शासन को कुशासन बोल रहे, इनका शासन कुशासन था। इनके टाइम पे खनन माफिया हुआ करते थे, इनके टाइम पे पलायन हुआ करता था, इनके टाइम पे कब्जे हुआ करते थे, इनके टाइम में तो लोगों के घरों से गाय भैंस तक चोरी हो जाया करती थी। ये कैसी बातें करते हैं? अभी लोग भूले नहीं हैं। आज भी बहन बेटियां जब शान से घर से बाहर निकलती हैं शाम के टाइम, तो वो ये कहती हैं कि कहीं सपा ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 7 बजे दोबारा से दुकानों के ताले लगाने पड़ जाएं व्यापारियों को। ये उन चीजों को जनता नहीं भूली है। ये जो सोच रहे हैं 5 साल का में हमें टाइम मिल गया, हम लोग अब साफ छवि के साथ में इन लोगों के बीच में जाएंगे और लोग भूल जाएंगे कि हमने क्या क्या कारनामे करे हैं, तो ये इनकी गलती है। ये आज भी जनता, हम लोग जाते हैं तो जनता इनके नाम से ही तौबा करती है कि अगर सपा आ गई तो क्या होगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब ये लोग शासन में थे तब इन लोगों ने हमारे साथ इतना अत्याचार किया। दलितों की बात करते, दलितों के ऊपर तो सबसे ज्यादा अत्याचार सपा के शासन में हुआ। मैं खुद दलित समाज से आती हूँ। दलित तो इनके नाम से डरते हैं। ये क्या बातें करते हैं? ये अपने शासनकाल को भूल रहे हैं क्या? आज ये लोग अगर ये कहते हैं, आज इनकी आपस में अब जाके तो इनके चाचा इनके साथ जुड़े। पिछली बार तो इन्होंने अपने चाचा के सिर पे ठीकरा फोड़ दिया था अपने कारनामों का। अब क्या करेंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है। और रही बात ये, अभी कांग्रेस के भाई मेरे कह रहे थे कि हमारी प्रियंका गांधी ने जो एक नारा दिया है, लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, इनको शायद पता नहीं, जिस दिन वो नारा दिया था वो उसी दिन इनके राजस्थान में भरतपुर में एक लड़की के एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ था। और उसके खिलाफ जब उसके भाई और बाप ने आवाज उठाई तो उनको बुरी तरह से पीटा गया और उनके खड़ी फसल में आग लगाई गई। एक तरफ तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, दूसरी तरफ ये न्यूज आ रही थी। क्या इनकी प्रियंका गांधी को वो नजर नहीं आता? ये उत्तर प्रदेश की लड़कियों को न्याय दिलाने की बात करती है। अपने जो प्रदेश है जहाँ पे ये अभी इनकी शासन है, वहाँ वो क्यों नहीं करती है? वहाँ क्यों नहीं 40% का आरक्षण देती हैं ये किसी महिला को?
इनके अंदर जो बातें इनकी जो चल रही हैं, कभी तो ये हिंदू और हिंदुत्व को लेके आते हैं, इनको यही समझ में नहीं आता कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही चीज है। इनको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या जनता पर, जनता सब कुछ जानती है। अभी कल ही इनके राहुल गांधी जी ने एक बात और नई कही कि जी मॉब लिंचिंग को कोई नहीं जानता था। अब धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, ये इनको शर्म आनी चाहिए। ये 1984 के दंगों को भूल गए। ये जो सिखों के साथ दंगे हुए थे, इनके ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसके बाद जिस तरह से धरती हिली, जिस तरह से सिखों के साथ में उनको टायर के साथ जला के मारा गया, ट्रक भर के जला के इन लोगों को घरों में से निकाल के खींच के मारा गया, वो समय क्या सिख भूल गए हैं? ये लोग ये सोचते हैं कि ये एक राज परिवार से हैं, जो ये बोल देंगे वो स्वर्ण अक्षरों में इंकित हो जाएगा। ये कहेंगे कि मॉब लिंचिंग अब हुई है तो लोग सोचेंगे मॉब लिंचिंग अभी हुई है जी, अब तो राहुल गांधी जी ने कह दिया, पर ऐसा होता नहीं है। जनता सब कुछ जानती है। ठीक है, जनता, ये लोग कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं। मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसा गांधीवादी है कि जब आप जवाब दीजिएगा, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट, अपने हिसाब से गांधी को निकाल लिया बाहर। ये क्या, ये किस तरह के गांधीवादी हैं? ठीक है अमृता जी, आपने, ठीक है अमृता जी, आपने कांग्रेस पे या सपा पे तमाम बातें तो कह दी हैं। अगर इन्होंने अगर कुछ कहा है, अगर हमारी पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे तो अपने इतिहास के बारे में जाने। गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि इमरजेंसी लगनी चाहिए। गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि विपक्षी हैं, आरोप लगाएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से आपकी जो जनविश्वास यात्रा शुरू हुई, उस दौरान जो है मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है और फ्री में राशन मिलना ही रामराज्य है। क्या वाकई फ्री में राशन देना रामराज्य है? अगर रामराज्य है तो फिर जो दूसरा वर्ग जो कमा के खा रहा है, फिर वो तो बड़ा उसको अफसोस हो रहा होगा, बड़ा वो सोच रहा होगा कि काश नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारे दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग है, जो बेचारे रोटी नहीं खा सकता, अगर भूखे को अन्न देने की बात हमारे मुख्यमंत्री करते हैं तो उसमें हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। दूसरे जो कमा रहे हैं वो भी उसमें साथ देते हैं, उनकी भी भागीदारी होती है। इस तरह की किसी के मन में ऐसी पीड़ा नहीं उठती कि इसको फ्री में मिल रहा है तो मैं क्यों कमा के खाऊं। ये तो बहुत ही गलत पद्धति आप बता रहे हैं। इस तरह की पद्धति हमारे देश में ना ही कभी रही है। हमारा देश हमेशा, ऐसा विपक्ष की ओर से बातें कही गई है और विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया है, खुद विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया है कि ये सब जो फ्री में राशन वगैरह है, ये जो मजबूर है, जो जरूरतमंद है, उनको कम और अपनों को ज्यादा मिल रहा है। इसका जो अपने लोग हैं वो ज्यादा उनको फायदा उठा रहे हैं। नहीं, आप एक बात बताइए, ये राशन क्या मुख्यमंत्री के घर में जा रहा है? ये राशन क्या प्रधानमंत्री के घर में जा रहा है या किसी मंत्री के घर में जा रहा है? कैसी बातें करते हैं ये लोग। इन लोगों को तो इन बातों का जवाब नहीं मिल रहा। सारी बात ये है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल से लेके और जो 5 साल के अंदर जितने निरंतर काम किए हैं और आज भी गरीब वंचित लोगों के लिए जो काम कर रही है वो इनके पेट में पच नहीं रहा। ये लोग सत्ता में रहने वाले लोग थे अब तक, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें कभी विपक्ष में बैठना पड़ेगा। इसलिए ये लोग, इनकी इतनी बौखलाहट है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये लोग, इनकी इतनी बौखलाहट है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता सब जानती है। आज प्रधानमंत्री की वजह से ये जो शहजादे जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, दूर से लोग इनको देख के कहते थे अरे वाह, ये इंदिरा गांधी की पोती है, ये मुलायम सिंह का बेटा है, दूर से देखा करते थे। आज ये लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही वजह से है, क्योंकि उन्होंने इनको सिखा दिया कि अगर तुम नेता हो तो तुम एक चौकीदार बन के रहोगे, सेवक बन के रहोगे, उनके ऊपर शासन नहीं करोगे, सेवक बन के रहोगे। लेकिन जब भी चुनाव की बारी आती है तो सभी दिग्गज नेता दिखते हैं, मैदान में उतरते हैं, ऐसा नहीं दिखते, पहले नहीं दिखते थे ये लोग। ठीक है अमृता जी, आपकी बात आ गई। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जिस समय अमृता जी कुछ कह रही थी, प्रदीप जी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, लेकिन उसके पहले एक हमारा भी ये सवाल, उसका भी जवाब दे दीजिएगा आपकी। जिस तरह से आपका गठबंधन है वो मजबूत हो रहा है, शिवपाल जी भी साथ में आ गए हैं और बाकी जो कुछ छोटे दल है उनका भी आपको साथ मिल रहा है,
निश्चित तौर पे जो है ताकत आपकी बढ़ रही है लगातार, और जिस तरह से जो अखिलेश जी की विजय रथ यात्रा है उसमें भीड़ देखी जा रही है, उसको भी मैं मान लेता हूं कि वो वाकई में जनता है और वो आपको और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है जिस तरह से जुटा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जो है लगातार रैलियां कर रहे हैं, विकास की सौगात दे रहे हैं, ऐसे में अब जब बीजेपी की जनविश्वास यात्रा भी निकल रही है, आपको लगता है कि जिस तरह से अब तक आपको जनता का साथ मिलता आया है विजय रथ यात्रा में अखिलेश जी की, वो आगे भी मिलता रहेगा ठीक इसी तरह? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता महोदया ने कहा कि हमें विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं, तो शायद मेरे ख्याल से उनका ज्ञान अधूरा है। 95 के बाद समाजवादियों की सरकार जाती है, 2003 में हम उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आते हैं, फिर 7 में जाती है, फिर हम 12 में आते हैं। उससे पूर्व भी सत्ता किस तरह आई, 91-92 में आई गई, तो हम तो विपक्ष में भी रहे और सत्ता में भी रहे। जब जब आपने अविश्वास जनता को दिखाया, दिया या उनके हक की हकमारी की, तब तब समाजवादी पार्टी सामने आई और वोकल होकर सामने आई, जनता ने उस पर विश्वास किया। और इस बात को मैं पूर्णतः सहमति से मानता हूँ, क्योंकि डिबेट को बड़ा हल्का कर दिया बीजेपी की प्रवक्ता महोदया ने, बड़े सरलीकरण और बड़े सस्तेकरण शब्दों का इस्तेमाल करके मुद्दों से भटकाने की पूरी जगह तो प्रयास किया। हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्ष में रहना और सत्ता में रहना दोनों राजनीति की एक बहुत ही मतलब व्यापक और बहुत मजबूती के साथ चीजें होने वाली ये प्रक्रिया है। तो अगर इसमें हम विपक्ष में या सत्ता में, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। 14 साल के बाद वनवास टूटा बीजेपी का, तो निश्चित तौर पे उन्होंने मेहनत की होगी, उन्होंने तमाम सिस्टम अपनाए होंगे, तभी तो टूटा। अगर नहीं कर रहे थे, जब प्रयास नहीं कर रहे थे तो नहीं मिल रहा था। समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतर रही है, मुद्दों के साथ उतर रही है। उन्होंने जब एक उदाहरण दिया कि प्रियंका गांधी, ये मेरा विषय नहीं लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी लगातार हर बात को देखिए कैसा सरलीकरण कर देती, कितने सस्ते मुद्दे पे ले आती है। अगर राजस्थान में कोई रेप होता है और प्रियंका गांधी मीटिंग करती हैं, तो वो जो वसुंधरा राजे हैं, जो मुख्यमंत्री बार बार बनती राजस्थान की, वो क्या इसी कमरे में बैठ के एंजॉय कर रही थी क्या? उनको एज ए विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए कि नहीं निभानी चाहिए? उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्मृति ईरानी को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी नहीं करेंगे, और सत्ता में बैठे लोगों पे, जो विपक्ष दूसरी जगह अपना काम कर रहा होगा, उस पर आप सवाल उठा दोगे। कौन मना कर रहा है? पूरे देश में जहां जहां आपकी सत्ता नहीं है, आपको कौन रोक रहा है जाने से? आप तो डबल इंजन वाली सरकार हो, जहां मर्जी वहां हेलीकॉप्टर उतार दो, जहां मर्जी हवाई जहाज उतार दो, जहां मर्जी अपना केंद्रीय बल उतार दो, सब कुछ तो कर लेते हो, फिर ये सस्ते शब्दों का इस्तेमाल क्यों डिबेट में करते हो? कौन रोक रहा है आपको? विपक्ष सत्ता के लिए नहीं, अपने उन मुद्दों के लिए सड़क पे उतरता है, जेल जाने का काम करता है, लाठियां खाता है, किसान आंदोलन में साथ खड़ा होता है, हफ्तों जेल जब जाना पड़ता है। मैं मनोज यादव खुद हफ्ते भर जेल में, योगी सरकार ने मुझे रखा किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए, जमानत नहीं होने दे रहे थे। तो ये काम आप करो ना वहाँ पे, क्यों आप सिर्फ उन्होंने एक और बात कही थी, उन्होंने एक और बात भी कही थी, उन्होंने ये कहा था कि मोदी योगी जी को देख करके अब आप लोग मैदान में उतर रहे हैं, इससे पहले कभी जब भी चुनाव हुआ कभी मैदान में नहीं उतरे थे। देखिए, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी तब से नेता हैं इस देश में, जब न योगी थे न मोदी थे, ये कोई नेता नहीं थे। वो तब से इस देश के लोकप्रिय नेता, रक्षा मंत्री बन के उन्होंने काम किया, ना मोदी थे ना योगी थे किसी संवैधानिक पद पे। इसके बाद वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। इसके बाद फिर जब आए हैं 2002 में, तो वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे उत्तर प्रदेश के। तो हमें मत ज्ञान कोई सिखाए ना, हमें राजनीति सिखाए। हम बेहतर राजनीति जानते हैं, करना जानते हैं, समझना जानते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं। हम इतने हल्के नेता नहीं है कि 5 किलो राशन को और देश की जनता का विकास बताते। हम नहीं है वो हल्के नेता, और ना हल्कापन हमें है, ना हम कभी दिखाएंगे। आप 10 रुपए के नमक के पैकेट पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो छापते हो, हम 30,000 रुपए का लैपटॉप जनता को, नौजवानों को देते, तब हमारे नेता की फोटो आती। हम सस्ते लोग नहीं है, हम जो काम करते हैं जनता के लिए, उसकी मजबूती के लिए करते हैं। मनोज जी, इस चुनाव में आप अपना सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से, कांग्रेस से, बसपा से है? समाजवादी पार्टी का मुकाबला आज की महंगाई से है, समाजवादी पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है, समाजवादी पार्टी का मुकाबला एनसीआरबी के जो आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है।
जी। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही, सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा डकैती हो रही है। इन सारे मुद्दों से समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। और रही आरएसएस की और बीजेपी की बात, ये हार चुके हैं कब के, ये कब के हार चुके हैं। सिर्फ जनता को तय करना है उस दिन का, जिस दिन बटन दबेगा और जिस दिन आप देखिएगा काउंटिंग होगी, उस दिन समाजवादी पार्टी सारे जिलों में लैंडस्लाइड करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। गणेश जी, जिस तरह से जो यात्राओं की शुरुआत हो पड़ी है और जब तक अभी चुनाव चलेंगे इस तरह की यात्राएं होती रहेंगी लगातार, आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, उसके पहले जो है अखिलेश जी विजय रथ पर पहले से ही सवार हैं, प्रियंका जी की प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं और सभी में भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में अब जब बीजेपी की जन विश्वास जो यात्रा है, क्या लगता है कि ये कांग्रेस की रैली बीजेपी जो अभी मौजूदा समय में कर रही है वो सपा की जो विजय रथ यात्रा को फीका करेगी क्या? या जिस तरह से जो अखिलेश यादव जी का अपना जो राजनीति में दबदबा है या प्रियंका जी जिस तरह से जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उतरी हैं, वो उसमें कामयाब हो जाएंगी? गणेश जी। शोभित जी, रथ यात्रा की अगर विजय यात्रा या जो रथ यात्राएं शुरू हुई हैं जी, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी, आपको ध्यान हो जी। और उसके बाद से यात्राओं का दौर शुरू हुआ। इससे पहले यात्राएं नहीं होती थी। नेताजी ने शुरू कर दिया था। मनोज जी आपके पास आ जाऊंगा, आपको करेक्ट करूंगा। मनोज जी, पहले नेताजी ने शुरू कर दिया था क्रांति रथ। मनोज जी आपके पास आ जाऊंगा। आपको उन्होंने लगे तो कुछ भी- मंडल के विरोध में किया, उससे पहले उन्होंने रथ यात्रा। मनोज जी, आपको लगे कुछ भी करेक्शन है, उनकी अपनी टिप्पणी आ जाने दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार है, वो किसी पार्टी से नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन है तो आप बता दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा और पूरा समय अपनी रहेगा। बात को रख रहा हूँ, उनको करेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद यात्राओं का शुरुआत हुई है और चुनाव में यात्राएं तो बहुत सारी निकलेंगी। जिस तरीके से विजय रथ सपा ने शुरू की है, विजय रथ यात्रा जी, लेकिन इन यात्राओं को जो नामकरण किया जाता है उसको लेके भी सवाल उठते हैं। विजय रथ यात्रा यानी जो है आप ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारी विजय होगी और हम यात्राओं का शुरुआत कर रहे हैं हम। तो एक ये है। बीजेपी ने शुरू जन विश्वास यात्रा। जब आपके पास विश्वास है तो जनता के विश्वास का क्या है? जन विश्वास यात्रा में मतलब आप अपना परीक्षण करने जा रहे हैं कि हम कहीं जनाधार खो चुके हैं और फिर जनता के बीच जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा जो है उत्तर है। प्रतिज्ञा यात्रा जरूर प्रियंका गांधी शुरू करने जा रही हैं, तो वो एक प्रकार से शुरू हो गई है। वो एक प्रकार से महिलाओं को जोड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक प्रतिज्ञा लेके चली है। वो कितनी सफल होती है चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन जो यात्राओं का दौर है बड़ा दिलचस्प है और इस यात्राओं में जो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे शोभित जी वो भी बड़े दिलचस्प होंगे। आने वाले समय हम आपको देखने को मिलेंगे, समीक्षा भी करेंगे। बीजेपी ने जो एक नई शुरुआत करी है विकास और विरासत की राजनीति पे यात्राएं जी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दे के यूपी गए थे तो विकास और अगर यूपी का विकास हुआ तो विरासत काशी विश्वनाथ और जो है इससे शुरुआत क्यों कर रहे हैं आप विकास अपनी विकास यात्राएं गिनाइए कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता को आपने क्या क्या विकास किया और जनता जो अगर आपने विकास किया तो जनता को एहसास भी होना चाहिए। विकास अखबारों में छपने की चीज नहीं है, विकास दिखना चाहिए, फील्ड में दिखना चाहिए, जनता पर महसूस होना चाहिए। अगर जनता महसूस कर रही तो आपका विकास सफल है। अगर आप केवल सब्जबाग दिखा के विकास की बातें करेंगे तो जनता उसको जो है झुठला देगी और आने वाले चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो मेरा सवाल यही है बीजेपी और सपा से कि अगर आप यात्राएं कर रहे हैं तो यात्राएं जो है आप जनता का विश्वास जीते और जनता के विकास पे खरे उतरे। जी सुमित जी। गणेश जी, एक और बात आ रही है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी जन विश्वास यात्रा विजय रथ यात्रा कर रहे हैं, प्रियंका जी प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं और दोनों में जनता की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में देखा कि जनता का झुकाव जो है सपा और कांग्रेस की ओर हो रहा है, जो शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के चलते बीजेपी जन विश्वास यात्रा शुरू की है। ठीक है, यात्रा पहले से करती रही है, वो सब अपनी बातें अपनी जगह है। अगर ऐसा ही था तो यात्रा की शुरुआत पहले से ही हो जाती। अभी क्योंकि सपा की यात्रा के बाद क्यों की, प्रियंका की यात्रा के बाद क्यों की यात्रा की शुरुआत? नहीं, आप देखिए बीजेपी यात्रा तब शुरू कर रही है जब शिवपाल और अखिलेश का गठबंधन हुआ है जी। इस गठबंधन का फायदा सपा को मिलेगा और यही बीजेपी के लिए जो है दिल की धड़कनें बढ़ा दिया है जी। प्रियंका गांधी एक नए सिरे शुरुआत कर रही हैं, कांग्रेस को जो स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं।
क्योंकि कांग्रेस वहाँ चौथे नंबर पे है, अब उसको तीसरे नंबर पे आने के लिए बीएसपी से भी टकराव करना पड़ेगा। लेकिन मेन उत्तर प्रदेश की मुख्य लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच है, और बीजेपी की धड़कनें इसलिए बढ़ गई कि जो चाचा भतीजे का जो गठबंधन हुआ उससे कई सीटों पे लगभग 100 सीटों पे फर्क पड़ेगा, और वही कारण जो है सत्ता की चाबी भी है। इसीलिए बीजेपी को लगा कि अब जनविश्वास जनता के बीच जाना चाहिए। अब ये नेताएं जो है जनविश्वास यात्रा इसीलिए शुरू की गई। मतलब आपके मुताबिक ये मजबूरी में शुरू की गई जनविश्वास यात्रा है जी, नुकसान को देखते हुए। ठीक है प्रदीप जी, अमृता जी कुछ कह रही थी, मनोज जी आप कुछ कह रहे थे, उस दौरान आप कहना चाह रहे थे, दोनों का आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है, ये दोनों दलों की ओर से कहा जा रहा है। सपा का तो ये भी कहना है कि उसका किसी से मुकाबला नहीं, उसका महंगाई से मुकाबला है, उसका बेरोजगारी से मुकाबला है। इन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रही है, ना जाति को लेकर के, जातिवाद को लेकर चुनाव लड़ रही है, वो सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और विकास की ही बात कर रही है, और विकास के मुद्दे पर वो चुनाव जीतेगी भी। ऐसे में आप किस तरह से ये दावा करते हैं कि ठीक है, अच्छा स्लोगन, अच्छा नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र भी लाया है, वो भी बहुत अच्छा है, दमदार है काफी, और सब लोग सराह भी रहे, लेकिन इसके लिए पैसा आप लोग कहां से लाएंगे? फिलहाल अभी तो सत्ता में है नहीं, सत्ता में आएंगे, बड़ा मुश्किल सफर है। आपका पहला मुकाबला तो बसपा से ऊपर जाने के लिए होगा, उसके बाद सपा और बीजेपी है, किस तरह से होगा? बड़ा मुश्किल सफर नजर आ रहा है आपका प्रदीप जी। देखिए, अगर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य लोगों के बीच पहुंचे हैं और उन्हें लोगों को फायदा मिला है, तो ये जन विश्वास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जन विश्वास यात्रा का मतलब साफ और स्पष्ट है कि टेनी महाराज को अब संरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये विश्वास दिलाने की कोशिश है। निश्चित तौर पर अब किसी साक्षी महाराज को, किसी कुलदीप सिंह सेंगर, किसी चिन्मयानंद के पीछे संरक्षण देती हुई भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखेगी, इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि श्री राहुल गांधी जी को हिंदू और हिंदुत्व के बीच में अंतर नहीं मालूम। हमें कहना चाहते हिंदू वो है जो कहता है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ऐसे महात्मा को जो गोली मारता है वो हिंदुत्ववादी है। जो इस भजन को कहता है महात्मा, वो हिंदू है। प्रभु श्री राम हिंदू है और रावण हिंदुत्ववादी है। हम कहते हैं कृष्ण हिंदू है और कंस हिंदुत्ववादी है। हम निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किसी धर्म और भावना का इस्तेमाल करके देश की संवैधानिक व्यवस्था पर बहुसंख्यक आबादी द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की जो कोशिश है वो हिंदुत्ववादी सोच है, जिसको भारतीय समाज खारिज करता है। हम निश्चित तौर पर यह देश प्रभु श्री राम की उपासना करता है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, भोले शंकर की उपासना करता है, और ये देश महात्मा गांधी को मानता है। ये देश कभी नाथूराम गोडसे की विचारधारा को नहीं मानता, ये देश कभी रावण की विचारधारा को नहीं मानता, ये देश कभी कंस की विचारधारा के साथ नहीं जाता। ये है हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में अंतर। जब अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि अंत्योदय, हमने निश्चित तौर पर गरीब परिवारों के यहाँ राशन भिजवाने का काम अभी भी हमारा जारी है और मार्च तक चलेगा। हम पूछना चाहते हैं, ये गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाने की जो कोशिश, फ्री राशन पहुंचाने की, क्यों होती? इस देश में कोरोना काल में इस देश के तमाम परिवारों के रोजगार चले गए, इसलिए थी। देश के प्रधानमंत्री ने नवंबर में ही अंत्योदय योजना बंद कर दी, उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनाव चल रहा है, वहां वहां आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आप बात जब करते हैं, जब वाकई आपको कोरोना काल के पीड़ितों का ध्यान होना चाहिए, तो आप आज वाराणसी का 6,000 करोड़ का सिल्क कारोबार लगभग कोरोना काल में ही समाप्त हो गया। भदोही का 1200 करोड़ का कालीन कारोबार लगभग कोरोना काल में ही समाप्त हो गया। आगरा और कानपुर का 6,000 करोड़ का लेदर उद्योग लगभग कोरोना काल में ही समाप्त हो गया। सहारनपुर का 400 करोड़ का लकड़ी उद्योग लगभग समाप्त हो गया। इनकी मदद करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी योगी सरकार, दिखाई नहीं पड़ती। हमें कहना चाहते हैं, बार बार स्पष्ट कहना चाहते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
हमें कहते हैं जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ नौकरी की बात नहीं करते, हम राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं। और जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 40% रिजर्वेशन की बात हम राजनीति में करते हैं, टिकटों में कहते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लेकिन में बल सर ये पड़ेगा। बीजेपी और सपा ये भी तो सवाल उठा रही है, जहां आपकी सरकार है वहां महिलाओं के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जहां पर आपकी सरकार है आप वहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर आप महिलाओं के लिए तमाम वादे कर देते हैं, महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र ले आते हैं। जहां आपकी सरकार है वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सर? अरे हमने तो देश की आजादी के तुरंत बाद जब सरकार बनाई तो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला कानून लाए थे हिंदू कोड बिल। भारतीय जनता पार्टी उस समय के जनसंघ हिंदू महासभा और संघ ने न सिर्फ इसका विरोध किया था बल्कि पूरे देश में घूम घूम कर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले फूके थे। हम बार बार कह रहे हैं संघ और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से महिला विरोधी है। इनके पास भारतीय जनता पार्टी में आज तक इन्होंने बनाया, आज तक एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके पास नहीं है, महिला प्रदेश अध्यक्ष महिला नहीं है, उत्तर प्रदेश को एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं दिया। हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिया, इस देश का प्रधानमंत्री महिला दिया, इस देश का राष्ट्रपति महिला दिया, आज भी हमारी सीएलपी लीडर महिला है। हमने अपना प्रदेश अध्यक्ष महिला दिया, उत्तर प्रदेश का पहली महिला मुख्यमंत्री दिया। ये बात करते भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? ये तो कभी कुलदीप सिंह सेंगर के पीछे पूरी ताकत से खड़े नजर आते हैं, कभी चिन्मयानंद के पीछे पूरी ताकत से खड़े नजर आते हैं, कभी साक्षी महाराज के पीछे पूरी ताकत से खड़े नजर आते हैं, और जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है और जलाई जाती है तो कौन खड़ा नजर आता है? श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी होने नजर आती है। उन्नाव की बेटी के साथ कौन खड़ा नजर आता है? श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है। प्रदीप जी तमाम बातें आ गई, बेटी के साथ तमाम बातें आ गई आपकी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बात करती है तो निश्चित तौर पर बेईमानी नजर आती है। प्रदीप जी आपने तमाम बातें कही, अमृता जी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए आपने इनको पूरी तरह सुना, अब हमें भी सुनिए, पूरा जवाब आने दीजिए। प्रदीप जी अब थोड़ा समय की भी थोड़ा सा कमी है, समय की भी थोड़ा सा कमी है प्रदीप जी, बहुत संक्षेप में पड़ रही जी, थोड़ा सा समय की भी कमी है। आपने हमें तो समय दिया ही नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सर हम सभी को पर्याप्त बराबर समय दे रहे हैं सर, कांग्रेस को अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया। हम पर्याप्त समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। हम बार बार कह रहे हैं, जब हम कहते हैं कोरोना की आर्थिक मार पर परिवार को देंगे 25,000 तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। जब हम 20 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। जब हम कहते हैं बिजली का बिल सबका हाफ और कोरोना काल का बकाया साफ, इनके पेट में दर्द होने लगता है। हम जब कहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि जन विश्वास यात्रा में आप बताओगे कि 1,000 रुपए में सिलेंडर क्यों बेच रहे हैं? ठीक है सर, पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं सर, समय की कमी है सर, आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी आना चाहिए ना सर, पूछ लेते हैं सर, आप बताओगे प्रदीप जी पूछ लेते हैं सर, क्यों पहुंच गया? प्रदीप जी पूछ लेते हैं, आप ही के सवालों को पूछ लेते हैं, आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी। तो खाली पाव बार दो प्रदीप जी आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा अमृता जी से। प्रदेश की आवाम मांग रही है और इसने प्रदीप जी क्योंकि आपके पास उसका जवाब अमृता जी जिस तरह से प्रदीप सिंह जी ने कहा है, उन्होंने तमाम सवाल किए हैं, आप उन्हीं के सवालों का जवाब देते, बहुत संक्षेप में बिंदुवार दे देंगे, बहुत संक्षेप में, तो उसके बाद फिर हम मनोज जी के पास भी चलेंगे। अमृता जी अभी एक बात अभी आई कि शिवपाल जी के मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में यात्रा शुरू की। मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी यात्रा आनंद फानंद में नहीं की जा सकती, उसकी बाकायदा योजना बनती है, उसकी पूरे कार्य पद्धति के साथ में उसमें कार्य किया जाता है, बहुत बड़ा संगठन उसमें लगता है। तो ये कोई भी अगर ये बात कहता है आनंद फानंद, उन्होंने बहुत धैर्य के साथ आपको दूसरी बात सुनिए, अभी इन्होंने बहुत जरूरी मुद्दा है, पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, मैं अंतिम में समय दूंगा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक दलित महिला है। मैं इनको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये इस तरह से हमारे संगठन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया। ये बात गांधी जी की करते हैं, ये बात गांधी जी की करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री को स्वच्छता अभियान लाना पड़ा। ये कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का नाम इन लोगों ने राज किया है,
सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का नाम लेके इन लोगों ने राज किया है। देखिए आप ये लोग, अगर ऐसा था तो स्वच्छता अभियान जाने की जरूरत हमारे प्रधानमंत्री को क्यों पड़ी? अगर ऐसा था तो शौचालय लाने की जरूरत हमारे प्रधानमंत्री को क्यों पड़ी? अगर ऐसा था तो सुकन्या जैसी योजनाएं लाने की जरूरत हमारे प्रधानमंत्री को क्यों पड़ी? अगर ऐसा था तो पिंक टॉयलेट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाने की जरूरत हमारे प्रधानमंत्री को क्यों पड़ी? अगर ऐसा ही था तो महिला हेल्प डेस्क बनाने की जरूरत हमारे प्रधानमंत्री जी को क्यों पड़ी? क्यों नहीं इन्होंने 70 साल में महिला को इतना आगे बढ़ाया कि हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती? आज ये बार बार गांधी जी का नाम लेकर जो राज कर रहे हैं, गांधी जी की आत्मा रो गई थी जब उन्होंने वहाँ काशी विश्वनाथ पे गंदगी देखी थी। वो कार्य भी हमारे प्रधानमंत्री ने उनको पहुंचाया। आज अमृता जी बहुत संक्षेप में, अमृता जी बहुत संक्षेप में अपनी बात करिए। अमृता जी बहुत संक्षेप में, बहुत समय की कमी है, बहुत संक्षेप में अमृता जी। अमृता जी बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दीजिए जी। मैं इन्हीं की बात को पूरा कर रही हूँ कि ये जो बार बार अपनी बातें गिना रहे हैं, 70 साल में इन्होंने क्या करा? अगर इन लोगों ने गांधी जी के पचिनों पे चल के आगे कुछ किया होता तो आज इस देश का स्वरूप कुछ और ही होता। जो 70 साल में नहीं हो, 7 साल के अंदर हम 1914 से हमारे प्रधानमंत्री ये लोग बैठे रह गए, ये सिर्फ प्लानिंग करते रहे, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ, इनसे कुछ नहीं होके दिया। ये सिर्फ और सिर्फ कमरों में बैठ के प्लानिंग करते रहे। 5 साल में एक बार जनता के सामने मुंह दिखाना, उसके बाद अपने घर में आराम करना। अगर ऐसा ही था तो 4 साल में इन्होंने कोई बड़े आंदोलन क्यों नहीं किए थे? अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही थी तो ये लोग क्यों नहीं उतरे थे सड़कों पे? ठीक है, अमृता जी आपकी बात आ गई है कि हमारे आपकी बात आ गई है। बहुत समय की कमी है। मनोज जी, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं आपको 1 मिनट का समय दे देता हूँ। आप अपनी बात जो रखना चाहते हो। बहुत मनोज बोल रहा हूँ लखनऊ से, आप लोग फोन क्यों नहीं कनेक्ट कर? हेलो मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में, आप 1 मिनट का समय आपके पास। प्रदीप जी बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं बहुत संक्षेप में। उसके बाद मैं प्रोग्राम को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। प्रदीप जी बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दीजिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी ये कहा कि 4.5 साल में यह कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। इन 4.5 साल में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निभाई। कोरोना काल में जब कोरोना पीड़ितों को, पैदल चलते मजदूर और प्रवासी भाइयों को जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाल पर छोड़ दिया था, तो उनके लिए राशन की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी। उनके लिए बसों की व्यवस्था भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लेकर आई थी, बॉर्डर पर लेकर आई थी। लेकिन इस अहंकारी सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 3 महीने तक जेल में रखा, लेकिन बसें नहीं चल रही थी, बसें नहीं चल रही थी। ठीक है, समय की कमी है। सुरक्षित अपने गाँव इन लोगों ने खदेड़ दिया था लोगों को उत्तर प्रदेश की तरफ कि कोरोना काल है, आप लोग जाइए अपने उत्तर प्रदेश में। हमने महिलाओं के, हम किसानों की सीने पर जब भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों ने गाड़ियां चढ़ाई, जब टेनी महाराज के गुंडों ने गाड़ियां चढ़ाई, तब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारी प्रियंका गांधी किसानों के प्रदीप जी समय खत्म हो रहा है जी, जेल में रही। ठीक है प्रदीप जी, समय किए हैं। हम बार ये कहना चाहते हैं कि हम टेनी महाराज को जो गुंडा कहना, ठीक है समय खत्म हो रहा है। मनोज जी आपके जुड़ गए, मनोज जी आपको आवाज मिल रही है? सड़कों पर आंदोलन करते रहेगी और गिरफ्तार करा के बर्खास्त। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। गणेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने सभी की बातों को सुना है, क्या लबोलवाब निकलता है? क्या लग रहा है कि जिस तरह से सभी लोग यात्रा कर रहे हैं, किसकी यात्रा आपको सबसे ज्यादा सफल होती नजर आ रही है? शोभित जी, यात्राओं में उमड़ती भीड़ से आप चुनाव परिणाम के आकलन नहीं लगा सकते। ये चीजें अपन ने बिहार में देखी। बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तेजस्वी के सभाओं में भीड़ उमड़ी थी, रिजल्ट उल्टा आया। तो भीड़ को लेके किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना कि पार्टी जीत रही है, ये तो मैं नहीं समझता कि अभी कुछ कहना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि तीनों यात्राएं जो शुरू हो गई हैं, उन यात्राओं का प्रभाव तो रहता है जनता के बीच। हाँ, जनता के बीच में सभी पार्टियों का अपना अपना जो है मुद्दे उठाने का मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परीक्षण की घड़ी है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि 5 साल में विकास सड़क पे दिखना चाहिए, गांव के जनता को महसूस होना चाहिए, उसका आकलन जरूर होगा इस चुनाव में। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं बहुत संक्षेप में रख दीजिए। आपके पास 1 से 1.5 मिनट का समय है मनोज जी।
देखिए सुमित जी, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य को लेकर, उस पर कोई एक सटीक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए था मौजूदा सरकार को। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि जनता आपसे डेवलपमेंट की बात पूछेगी। अगर आप महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हो तो फिर उस महिला को, जिसका नारा दिया जाता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, देश के प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, तो उसकी मनरेगा की मजदूरी 7-7 महीने क्यों रोक रहे हैं? क्या आपके पास समस्या है? और अगर डायरेक्ट लाभ देने का आपको इतना ही शौक आ गया है तो आप तो जेएनयू के बच्चों का विरोध करते थे, जो बेचारे गरीब घर के बच्चे डिग्री लेने के लिए, पीएचडी करने के लिए जेएनयू में एक बेहतर व्यवस्था सरकार के द्वारा थी, उसका आप विरोध करते थे। पूरे देश को आपने डायरेक्ट बेनिफिट देना शुरू कर दिया। जिसको जरूरत है उसको भी दे रहे हो, जिसको नहीं जरूरत है उसको भी दे रहे हो। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 16 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो मैं क्या समझू, क्या अगर गरीब लोगों को हटा दो तो क्या सबके रोजगार, 16 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए इस सरकार ने? इसलिए 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ रहा है सरकार को, खाना देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है। तो ये एक डिबेट का विषय है जिसपे बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से नारा था, याद होगा कि हम गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बना देंगे, विश्वास करिए, मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ, अयोध्या की कसम खा के कह रहा हूं, मथुरा की कसम खा के कह रहा हूं, इन्होंने पूरे प्रदेश को गड्ढे में कर दिया। जी, इन्होंने पूरे प्रदेश को गड्ढे में कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। अमृता जी, आप हमसे जुड़िए, आपने अपनी बात की। चूंकि समय की कमी है और समय आपको नहीं दे पाऊंगा अमृता जी, हम आपसे बात करने की, चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गणेश जी, आपका भी बहुत बहुत विशिष्ट टिप्पणी के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश का चुनावी रण नजदीक आ रहा है, सियासी दल पूरा जोर लगा रहे हैं, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सरकार बनाने के लिए हर वो जतन हो रहे हैं जो हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। यात्राओं का दौर जो पहले शुरू हुआ था उसमें अब बीजेपी भी जुड़ गई है, जन विश्वास यात्रा शुरू हो चुकी है। 14 दिन तक ये जन विश्वास यात्रा चलनी है। खैर, जन विश्वास कितना मिलता है ये तो चुनाव के परिणाम से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो कवायद हो रही है वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से बीजेपी की विजय यात्रा है या प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली है, कहीं ना कहीं उसको कमजोर करने की कोशिश भी होगी। खैर, देखते हैं आने वाले समय में और क्या कुछ खास होता है। इसी के साथ सत्ता संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।